Assalamualaikum dear students. Today's our topic is the effect of temperature on resistance, जिसकी हम पहले भी बच्चों बात कर चुके हैं और हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी कभी किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से जो क्लाइंस हैं एटम्स के वो बढ़ जाते हैं. सो विद द इंक्रीज इन क्लाइन जो डेसिपेशन होती है किसी भी चार्ज की या जो इलेक्ट्रॉन्स की, जो चार्ज ले जाने वाला कैरियर है वो डेसिपेशन ज़्यादा करता है बिकॉज ऑफ मोर कोलाइंस. तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर क्या कहती है कि जो टेम्परेचर का इफेक्ट है रेजिस्टेंस पे वो क्या होगा. सो हम कुछ रिप्रेजेंटेशन डिस्कस करते हैं यहाँ पर. सबसे पहले कि अगर हम किसी भी सिस्टम की रेजिस्टेंस की बात करते हैं इनिशियली तो वो कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी और आफ्टर सम पैसेज ऑफ टाइम उसके रेजिस्टेंस में जब चेंज आएगा तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो हम कोई भी कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं और उसकी इनिशियल जो रेजिस्टेंस है उससे बात करते हैं. इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल, अगर हम उस रेजिस्टेंस को आर नॉट कह देते हैं तो क्या होगा, फाइनल जो रेजिस्टेंस है, फाइनल रेजिस्टेंस विल बी आर टी आफ्टर सम पैसेज ऑफ टाइम. अब जाहिर सी बात है इनिशियली जब हमने सिस्टम की रेजिस्टेंस की डिस्कशन की है तो रेजिस्टेंस उसकी कम होगी. आफ्टर सम पैसेज ऑफ टाइम विद द फ्लो ऑफ करंट उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी. तो रेजिस्टेंस आर नॉट जो है वो लेस है जबकि रेजिस्टेंस आर टी जो है वो मोर है, मोर देन आर नॉट. सो यहाँ पर हम क्या डिफरेंस ले सकते हैं, यहाँ आगे फर्दर रिलेशन की क्या बात कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर चेंज ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस क्या हमारे पास पहला पॉइंट यहाँ पर निकालता है. नंबर वन इज चेंज इन रेजिस्टेंस is directly proportional to the initial resistance. बेसिकली हमारे पास जो रेफरेंस वैल्यू है, जो इनिशियल वैल्यू है, हम उसी से डिस्कशन करते हैं. हमारे पास दो तरह की रेजिस्टेंसेस हैं. एक हमने आर टी कही जो कि फाइनल रेजिस्टेंस है, जिसे हम कैपिटल टी से भी लिख सकते हैं, स्मॉल टी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर नॉट. मतलब ये कि अगर हम इनिशियल वैल्यूज को चेंज कर देते हैं तो उसके चेंज हो जाने की वजह से जो डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर है वो डिफरेंस भी चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा. अगर हम इनिशियल वैल्यूज को कम रखते हैं और फिर फाइनल वैल्यूज की अगर हम बात करते हैं, जो फाइनल वैल्यू सेम टेम्परेचर पे हम मेजर कर रहे हैं, वो डिफरेंस हमारे पास कुछ और होगा. और अगर हम इनिशियल वैल्यूज को पहले कम अगर रखी हुई थी अब ज्यादा कर देते हैं लेकिन फाइनल वैल्यू वही रखते हैं तो अब जो डिफरेंस है वो चेंज होगा. तो डिफरेंस के चेंज होने की जो यहाँ पर एक कॉज नजर आती है वो ये भी है कि जो हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस है वो कितनी है. सो सबसे पहला तो हमने यहाँ पर रिलेशन यही देखा कि जो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें नजर आ रही है वो इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है. सेकेंड, हमारे पास जो ये रेजिस्टेंस है जो चेंज हो रही है ये टेम्परेचर के चेंज पे भी डिपेंड करती है. सो we can express this point as change in resistance is directly proportional to the rise or increase भी लिख सकते हैं in temperature. जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी रेजिस्टेंस भी कम होगी. और ये बात हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं. सो मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, पहले जो ऊपर रिलेशन लिखा उसमें से हम चेंज ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर लेते हैं और डायरेक्ट रिलेट कर देते हैं विद द टेम्परेचर. मैं स्मॉल टी इसलिए लिख रहा हूँ कि ये टेम्परेचर है और जो स्मॉल टी इसलिए लिखा कि वो इंस्टेंटेनियस टाइम पे हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. आप चाहें तो यहाँ पर कैपिटल टी सिंबल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है. आप स्मॉल टी लिखें या कैपिटल टी लिखें, बट दिस कैपिटल टी एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर. इसको स्मॉल टी नहीं लिख सकते क्योंकि स्मॉल टी जो है वो इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं. अच्छा, अगर मैं ऊपर दोनों जो रिलेशंस डिस्कस कर चुका हूँ उनको अगर मैं कंबाइन कर दूँ, उन दोनों रिलेशंस को कंबाइंड फॉर्म में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कंबाइन
the above relations जो हमने डिस्कस किए हैं, तो एक फाइनल एक्सप्रेशन बनती है आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टी। अब बच्चों जब भी कभी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है, हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं और यहाँ जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट इज अल्फा, वो भी एक ग्रीक लेटर ही है। हमने जैसे बहुत सारे और ग्रीक लेटर्स पढ़े हैं, इसी तरह ये अल्फा भी एक ग्रीक लेटर है। सो आफ्टर इक्वालिटी लगाएं और अल्फा के सिंबल को थोड़ा सा मैं प्रोपोर्शनैलिटी से डिफरेंट दिखा रहा हूँ यहाँ लिखते हुए। बाज़ों का लगता ही है कि अल्फा और जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी है वो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क करने के लिए मैंने यहाँ पर इसका चेंज रखा है। सो द रिमेनिंग फैक्टर्स आर नॉट एंड द टेम्परेचर टी। अब क्योंकि मैं फाइनल रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ कि आफ्टर सम पैसेज ऑफ टाइम जब करंट का फ्लो हुआ, मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस कितनी आई एट दैट टेम्परेचर। तो मुझे फाइनल रेजिस्टेंस निकालनी है, रीअरेंज कर देंगे अब एक्सप्रेशन को, लेकिन उससे पहले एक चीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वेयर अल्फा इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट known as coefficient of resistance। अब क्योंकि फाइनल रेजिस्टेंस निकालनी है तो हम जो एक्सप्रेशन उसको रीअरेंज भी कर लेते हैं। रीअरेंज अबव एक्सप्रेशन to find final resistance at instant टाइम t, जिस टाइम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो उस टाइम पे क्या रेजिस्टेंस होगी, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उसको फाइनली हम देख लेते हैं। सो आर टी इज इक्वल्स टू, अगर हम आर नॉट को उधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी। आर नॉट को हम कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस अल्फा टी। सो बच्चों ये हमारे पास आ चुकी है फाइनल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर या एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, जो कि हमने कुछ देर के बाद उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को फाइंड की तो हमें ये मिलेगी। इसका रिलेशन यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है। अब अगर यहाँ से हम कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर इसका हम एक्सप्रेशन निकालें तो इस इक्वेशन को दोबारा रीअरेंज करते हैं। सो रीअरेंज द इक्वेशन टू गेट द एक्सप्रेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हमने जो पहला एक्सप्रेशन लिखा हुआ था जिसे हमने इस ऊपर इक्वेशन को रीअरेंज किया है, उसी एक्सप्रेशन को अपने जहन में रखते हुए हमने उस इक्वेशन को रीअरेंज करना है और अल्फा को एक साइड पे कर लेना है। सो हमारे पास क्या आएगा, द चेंज इन रेजिस्टेंस ओरिजिनल और फाइनल का जो डिफरेंस है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू टेम्परेचर टी। ये हमारे पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये क्या असल में रिप्रेजेंट करता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ये असल में हमारे पास रेशो है चेंज ऑफ रेजिस्टेंस एंड ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड द टेम्परेचर, जो कि उसके डिनोमिनेटर में आ रहा है। सो प्रॉपर्ली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इसको हम डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं, द रेशो ऑफ द चेंज इन रेजिस्टेंस to the product of original resistance and temperature। ठीक हो गया। और अगर आप डेफिनेशन के अंदर पर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो भी डिफाइन किया जा सकता है, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर
चेंज इन टेम्परेचर। सो वो डेफिनेशन भी इसकी वैलिड है, आप उसके लिए उस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। इसकी ऐसे यूनिट क्या बनती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इट्स SI यूनिट इज केल्विन इनवर्स। ये बच्चों हमारे पास यहाँ पर आ गया एक्सप्रेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसके अंदर हमने जो फैक्टर्स डिस्कस किए हैं वो रेजिस्टेंस की फॉर्म में है। और अगर हम रेजिस्टिविटी पे ये बात लेकर आएँ, अगर हम रेजिस्टिविटी की डिस्कशन को इसमें लेकर आएँ तो एक्सप्रेशन कैसे बन सकता है। हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, R इक्वल्स टू रो L ओवर A। तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर हमारे पास एक्सप्रेशन है ना उसमें हम R की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो अल्फा इक्वल्स टू रो T L ओवर A माइनस रो नॉट L ओवर A। एरिया के साथ या लेंथ के साथ मैं सिंबल्स अटैच नहीं कर रहा, ना T लिख रहा हूँ ना मैं नॉट लिख रहा हूँ, क्योंकि जो लेंथ है या जो हमारे पास एरिया है वो तो चेंज नहीं होता, बेसिकली रेजिस्टेंस ही चेंज हो रही है। सो नीचे भी हमारे पास कुछ इसी तरह से आएगा, रो नॉट L ओवर A इनटू टेम्परेचर। जो फैक्टर्स कॉमन निकलते हैं उन फैक्टर्स को हम कॉमन निकाल लेते हैं। सो L ओवर A हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में भी कॉमन आया है, हमारे पास ये फैक्टर बच जाएगा रो T माइनस रो नॉट, और डिवीजन में हमारे पास इसी तरह से अगर हम इसको अलग कर लें नीचे तो L ओवर A रो T। अब L ओवर A और L ओवर A से कैंसिल हो जाएगा। सो द फाइनल एक्सप्रेशन विल बिकम, हम उसको कुछ इस तरह से लिख सकेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू रो T माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट T। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी। जो पहले हमने कोफिशिएंट डिस्कस किया था वो रेजिस्टेंस की फॉर्म में था, ये हमारे पास जो कोफिशिएंट है बेसिकली है तो वही, लेकिन ये रेजिस्टिविटी के फॉर्म में हमने डिस्कस कर लिया। सो इट हैज सेम यूनिट, वही जो पहले उसकी केल्विन इनवर्स थी इसकी भी केल्विन इनवर्स ही है, जस्ट इसकी फॉर्म चेंज हो गई है। तो बच्चों हमें यहाँ पर नजर ये आ रहा है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो मेटल्स की बढ़ती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पर आपने एक्सप्रेशन देखा, ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है ऑल दीज वैल्यूज आर पॉजिटिव। अगर तो वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो याद रख लें रेजिस्टेंस हमारे पास टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। अगर हमारे पास इस अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो याद रखिएगा कि नेगेटिव हो जाने का मतलब यह है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस कम हो रही है। अब ऐसा कहाँ होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो जो मेटल्स होते हैं हमारे पास, फॉर मेटल्स जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो पॉजिटिव होता है। सो कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, सो रेजिस्टेंस increases with increase in temperature। और जो इसका कोफिशिएंट होता है उसको हमने कह दिया कि पॉजिटिव है। इसी तरह अगर हम बात करें फॉर सेमीकंडक्टर्स जो कि फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, अगर हम इनकी बात करें तो ये वो मटेरियल्स हैं जिनका कोफिशिएंट जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ कम होता है। कोफिशिएंट इज नेगेटिव, तो क्या होगा, सो द रेजिस्टेंस decreases with increase in temperature। ये फर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन भी करता है। सो ये याद रखनी है बात, हमारे पास तमाम तर मटेरियल्स एक ही जैसे कोफिशिएंट्स नहीं रखते। मेटल्स में हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ती है विद इंक्रीज इन क्लाइंस बढ़ गए, डेसिपेशन बढ़ गई, सो रेजिस्टेंस बढ़ गई। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास दरमियान में गैप पाया जाता है इन बिटवीन द बैंड्स, कंडक्शन बैंड्स और हमारे पास जो वैलेंस बैंड है। अब जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो बैंड गैप कम हो जाता है, और बैंड गैप के कम हो जाने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली जंप कर जाते हैं फ्रॉम वन बैंड टू दी अदर बैंड। उस जंप कर जाने की वजह से
किसी भी मटेरियल की जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो स्पेशल केस है, याद रखना है, सेमीकंडक्टर्स में कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस कम होती है, और ये मटेरियल सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ पर बैंड्स का जिक्र किया है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट इन फ्यूचर टॉपिक्स अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। हमारे पास एक पूरा चैप्टर जो है वो इस टॉपिक पे रिलेटेड है, टॉपिक से रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह उसको हम उसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रखें कि सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस है वो कम होती है टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से, because of decrease in the forbidden gap in between the valence band and the conduction band। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।